हेलो गाइस। तो आज हम जो लेक्चर देखेंगे वो है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी को लेके। ओके, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इंडियन रुपी है वो डेप्रिसिएट क्यों करता है, किन कारणों से करता है और वो डेप्रिसिएशन कैसे होता है। ठीक है, और अगर रुपी एप्रिसिएट करता है तो क्यों करता है, ओके, और कैसे एप्रिसिएट करता है। और आरबीआई की जो चैलेंजेस हैं रुपी डेप्रिसिएशन को लेके वो भी मैं आपको सब बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले 6 महीने में रुपी का डेप्रिसिएशन इतना ज़्यादा क्यों हुआ है और अभी रुपी डेप्रिसिएशन को लेके क्या स्पेकुलेशंस हैं, ओके, आरबीआई के क्या प्लानिंग्स हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि डिफरेंट एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, ओके, मतलब जो रुपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो कौन कौन से होते हैं और वो क्या होते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि डॉलर का हमारे कंट्री में इनफ्लो और आउटफ्लो किन सिचुएशंस में होता है और उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, फाइनली हम देखेंगे कि रुपी के डेप्रिसिएट करने से क्या इम्पैक्ट होता है। तो आई थिंक इस लेक्चर को देखने के बाद मुझे लगता है कि डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन ऑफ रुपी को लेकर जितनी भी इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं और उनके जो भी रेपोकर्शंस हैं, ओके, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आई थिंक एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड। सो लेट्स बिगिन इट। सो जो सबसे पहली स्लाइड है उसको मैंने नेम किया है कि हाउ इज रुपी एंड डॉलर बीइंग कंपेयर्ड। ओके, तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि रुपी डेप्रिसिएट या एप्रिसिएट किसके रेफरेंस में कर रहा है। ओके, देयर इज़ समथिंग टू विच वी आर कंपेयरिंग इट, तो इट इज़ द डॉलर। ओके, तो डॉलर के कंपैरिजन में हम इसका डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन देखेंगे। तो सवाल ये आता है कि रुपी और डॉलर का कंपैरिजन कितने तरीके से हो सकता है। ओके, तो हम रुपी और डॉलर को दो तरीके से कंपेयर करते हैं। पहला है मार्केट एक्सचेंज रेट और दूसरा है पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। तो जो मार्केट एक्सचेंज रेट है उसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो है प्राइस ऑफ डॉलर इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर इन द मार्केट। ओके, यानी कि मार्केट एक्सचेंज रेट में प्योरली मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। ओके, मार्केट फोर्सेस ये डिसाइड करती हैं कि $1 की क्या प्राइस होगी और वो $1 की जो प्राइस होगी मार्केट के अंदर वो मार्केट में जो डॉलर की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है उस पर डिपेंड करता है। ओके, मार्केट एक्सचेंज रेट को आरबीआई इंटरवीन करके रेगुलेट करती है। ओके, यानी आरबीआई मार्केट एक्सचेंज रेट में मतलब मार्केट ऑपरेशंस में इंटरवीन करती है और डॉलर की सप्लाई को चेंज करके एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करती रहती है। कहने का मतलब है कि आरबीआई रुपी को डेप्रिसिएट होने से बचाती है। एक लिमिट से ज़्यादा जब रुपी डेप्रिसिएट होता है तो आरबीआई रुपी को डेप्रिसिएट होने से प्रोटेक्ट करती है। कैसे करती है, क्यों करती है, आगे बताएंगे। सो मार्केट एक्सचेंज रेट, अच्छा अब देखिए, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज़, ठीक है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज़ मार्केट एक्सचेंज रेट ही यूज होता है। ठीक है, लेकिन जो परचेजिंग पावर पैरिटी है ये जो कंपैरिजन है ये हम इसलिए करते हैं जस्ट टू शो व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डॉलर इन कंपैरिजन टू रुपी। ठीक है, डॉलर और रुपी की जो एक्चुअल उनके वर्थ की जो कंपैरिजन है वो परचेजिंग पावर पैरिटी से होता है। डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको इसे समझाऊंगा। प्राइस ऑफ डॉलर इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव परचेजिंग पावर ऑफ करेंसीज इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। बहुत सिंपल मतलब है, मतलब इन दोनों करेंसीज का अपने देश में जो परचेजिंग पावर है अगर हम उनको कंपेयर करें और वहाँ से अगर हम ये निकालें कि $1 कितने रुपये के बराबर है, यानी व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ $1 विद रिगार्ड टू सर्टेन रुपी। ओके, जो भी $1 के वर्थ के इक्वलेंट जितना रुपये निकल कर आएगा
वो होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये करते कैसे हैं? सो परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब ये रेट कैलकुलेट करने के लिए अब बास्केट ऑफ कमोडिटी, ठीक है, मतलब एक बास्केट जिसमें सर्टेन कमोडिटीज़ होती हैं, सर्टेन मतलब इसेंशियल एंड सर्टेन नॉन इसेंशियल कमोडिटीज़। अच्छा, ये सारी कमोडिटीज़ या तो सेम ब्रांड की होती हैं या तो सिमिलर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की होती हैं, ठीक है। सिमिलर क्वालिटी स्टैंडर्ड, सिमिलर क्वांटिटी मे बी ऑफ सेम ब्रांड, बट इफ़ दे आर ऑफ डिफरेंट ब्रांड देन ऑल द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटी, वेट, एवरीथिंग शुड बी सेम। तो वो अब उस बास्केट में जितने भी कमोडिटीज़ हैं उतनी उस बास्केट को ख़रीदने के लिए, मान लीजिए आप यूएस में हैं, आप यूएस के सुपरमार्केट में जाते हैं और उस बास्केट में जितनी कमोडिटी लिखी हैं आप वो सारा ख़रीदते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपको उस बास्केट को ख़रीदने के लिए मान लीजिए आपको लगा $10, ओके। $10 में आपने वो उस बास्केट में जितने भी सामान थे उनको आपने ख़रीद लिया। सेम बास्केट ऑफ कमोडिटी अगर आप इंडिया में ख़रीदें, ठीक है, तो इंडिया में आपको सेम बास्केट ऑफ कमोडिटी ख़रीदने में मान लीजिए ₹100 आपको एक्सपेंड करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे कैसे कंपेयर होगा कि $10 इज इक्वल टू ₹100, ठीक है। तो जो $1 की वैल्यू आएगी वो कितना होगी? टोटल एक्सपेंडिचर इन रुपी डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर इन डॉलर। तो रुपी में आपने सेम बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ को परचेज करने के लिए आपने ₹100 खर्च किए हैं, डिवाइडेड बाय $10, तो $1 की जो कीमत हुई वो ₹10, यानी कि पीपीपी के टर्म्स में $1 की वैल्यू ₹10 होगी। और मार्केट एक्सचेंज रेट में तो मैंने कहा कि जो मार्केट में एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर हैं वो तय करेंगे कि डॉलर की प्राइस क्या होगी। अब वो डिमांड एंड सप्लाई कर्व वो सब मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। तो अब देखिए सिचुएशन क्या है। ये जो मैंने पीपीपी का एग्जांपल था, ये मैंने वो जो वैल्यूज़ थे मैंने एग्जांपल लिया था। अगर आप देखेंगे कि एक्चुअली में अभी क्या है, मतलब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ $1 इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, तो मतलब $1 इज इक्वल टू हाउ मच रुपी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, तो इट इज़ अराउंड ₹19। मतलब 2019-20 तक तो $1 बराबर, आई थिंक 2017-18 में $1 इज इक्वल टू ₹18 था, 2019 में $1 इज इक्वल टू ₹19 के आसपास था। ओके, सो लेट्स गो अहेड, आगे देखते हैं। सो इस स्लाइड में हम देखेंगे इनफ्लो ऑफ डॉलर इन इंडिया एंड आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स फ्रॉम इंडिया। अब इनफ्लो ऑफ डॉलर्स इन इंडिया का मतलब है, देखिए जब भी इंडिया में डॉलर्स आएगा तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में डॉलर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। इनफ्लो ऑफ डॉलर से इंडिया में डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। नॉट एग्जैक्टली सप्लाई नहीं कह सकते, वो लूज टर्म्स में आप सप्लाई कह सकते हैं, पर जब भी इंडिया में डॉलर्स का इनफ्लो होगा तो उसका जो एग्जैक्ट टर्म है कि इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ जाएगी। ओके, सो इनफ्लो ऑफ डॉलर्स इन इंडिया लीड टू इंक्रीज इन द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया। अब आउटफ्लो का मतलब समझिए, जब भी डॉलर्स हमारे कंट्री से बाहर जाता है, ओके, तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो रिड्यूस होता है। इसका एक जो दूसरा इम्प्लीकेशन होगा जिसको आप लूज टर्म्स में कह सकते हैं कि जब भी डॉलर का आउटफ्लो होता है तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो ये होता है कि डिमांड ऑफ डॉलर्स इन द मार्केट विल इंक्रीज। तो जो रुपी का डेप्रिसिएशन होता है वो आउटफ्लो की वजह से होता है। यानी अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। आप ऐसे समझिए कि जब भी देश से बाहर डॉलर जाएगा तो आरबीआई की फॉरेक्स रिज़र्व रिड्यूस होती है, इंडिया की फॉरेक्स रिज़र्व रिड्यूस होती है। इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे वो ये है कि मार्केट के अंदर डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाती है और डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि $1 जो आपको 72 रुपीज़ में मिल रहा था, डिमांड बढ़ने की वजह से वहीं $1 आपको 75 रुपीज़ में मिलने लगेगा। यानी कि रुपी हैज़ बीन डेप्रिसिएटेड बाई
3 रुपीज़। ओके, मतलब रुपी 3 रुपये और डेप्रिसिएट कर गया। मतलब जो $1 पहले 75 में मिल रहा था, सॉरी 72 में मिल रहा था, अब वहीं $1 75 में मिल रहा है। इसी को डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी कहते हैं। और जितना ज़्यादा मार्केट में डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी उतना ज़्यादा रुपी डेप्रिसिएट करेगा। ओके, तो ये तो थी इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में डॉलर्स का इनफ्लो या इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता कैसे है। तो पहला रीज़न है फॉरेन टूरिस्ट। ओके, इसका मतलब क्या है, इंडिया में जो भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, ओके, मान लीजिए यूएस से टूरिस्ट आए, ठीक है, तो जो यूएस टूरिस्ट इंडिया में आएगा वो अपनी करेंसी डॉलर्स लेकर आएगा। इंडिया में जो फॉरेक्स का कस्टोडियन है वो है आरबीआई। सो आरबीआई इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। और फॉरेक्स में ट्रेड इंडिया में वहीं बैंक्स या वो एजेंट्स या डीलर या वहीं सेंटर्स कर सकते हैं जिनको आरबीआई ने फॉरेक्स में ट्रेडिंग के लिए परमिशन या डेजिग्नेशन दी है। ओके, सो आरबीआई डेजिग्नेट्स सर्टेन बैंक्स, सर्टेन डीलर्स, सर्टेन ट्रेडर्स और सेंटर्स हु कैन डील इन द फॉरेक्स ट्रेड। यानी वहाँ पर आप जाएंगे तो फिजिकली आप डॉलर देकर मार्केट एक्सचेंज रेट पे रुपी ले सकते हैं या रुपी देकर मार्केट एक्सचेंज रेट पे डॉलर ले सकते हैं। ठीक है, मतलब जिनको आरबीआई ने परमिट किया है, जिनको आरबीआई ने डेजिग्नेट किया, उनके अलावा कोई और बैंक या डीलर या कोई और सेंटर इसमें डील नहीं कर सकता फॉरेक्स में। ऑल राइट, तो अब आते हैं फॉरेन टूरिस्ट में। मान लीजिए मैंने कहा यूएस से कोई एक टूरिस्ट या अपनी फैमिली के साथ आया। ओके, वो डॉलर्स लेकर आएंगे अपनी करेंसी इंडिया में। वो मान लीजिए किसी बैंक में गए जो फॉरेक्स में ट्रेड करता है, वहाँ पे या किसी सेंटर्स पे, यूजुअली ये एयरपोर्ट पे फैसिलिटीज़ होती हैं, ओके, जहाँ पे रुपी डॉलर एक्सचेंज होता है, देयर आर सेंटर्स। तो वो डॉलर देंगे और रुपी जो करंट मार्केट एक्सचेंज रेट होगा उसके हिसाब से उनको रुपी मिल जाएगा। अब वो रुपी लेकर इंडिया में तो घूमेंगे, ओके, दे विल एंजॉय देयर हॉलीडे। लेकिन हमारे इंडिया में क्या हुआ, उनकी वजह से डॉलर्स आया, तो हमारे इंडिया में आप कह लीजिए कि जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो बढ़ गया या फिर डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। सेकेंड वे फॉर इनफ्लो ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इज एक्सपोर्टर्स। हमारे देश की जो भी कंपनीज़ या जो भी इंडिविजुअल्स या कंपनीज़ या इकोनॉमिक एंटिटीज़ एक्सपोर्ट करती हैं, चाहे गुड्स या सर्विसेज, तो उन गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट की वजह से उन्हें जो इनकम मिलती है वो डॉलर में मिलती है। वो डॉलर हमारे इंडियन ट्रेडर्स बैंक्स को देते हैं और बदले में रुपी लेते हैं, यानी हमारा फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ा, यानी हमारी डॉलर की सप्लाई बढ़ी। तीसरा रीज़न है फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ओके, यानी फॉरेन की ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में या इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करती है, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करती हैं, ओके, वो इन्वेस्टमेंट के लिए डॉलर्स लेकर आते हैं, ओके, और फिर वो डॉलर्स इंडिया में बैंक्स को सेल करते हैं और बदले में रुपी लेकर इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारा फॉरेक्स बढ़ा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारा फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ता है, या आप कह लीजिए लूज टर्म्स में कि डॉलर की सप्लाई बढ़ती है। फोर्थ, फॉरेन रेमिटेंसेस। हमारे जो इंडियन नेशनल्स फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, मान लीजिए यूएस में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग जो अपने फैमिली को पैसा भेजते हैं, ओके, या जो इंडिया में वो पैसा भेजते हैं वो डॉलर्स में भेजते हैं, तो हमारे यहाँ फॉरेन रेमिटेंस की वजह से भी डॉलर की फॉरेक्स बढ़ती है। एंड फिफ्थ इज बोरोइंग्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। जब भी हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक से डेट, ओके, या बोरोइंग्स करते हैं तो हम ऑब्वियसली डॉलर्स में वो हमें देते हैं पैसे, ओके, तो हमारी बोरोइंग्स डॉलर्स में होती हैं, हमारा फॉरेक्स बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं कि आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स कैसे होता है। तो सबसे पहला रीज़न है इंडियन टूरिस्ट इन अब्रॉड, ओके। अगर हमारे इंडियन टूरिस्ट मान लीजिए विदेश में घूमने जाते हैं,
ओके। तो वो करते क्या हैं, इंडिया से उस देश की करेंसी परचेज करके जाएंगे। मान लीजिए इंडियंस यूएस में घूमने जा रहे हैं, तो हम इंडियन रुपी दे के डॉलर परचेज करेंगे, यानी डॉलर हमारी कंट्री से बाहर जाएगा। सेकेंड रीज़न, इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड। अगर हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स बाहर की कंपनीज़ में या बाहर के स्टॉक मार्केट में, बाहर के किसी भी इकोनॉमिक यूनिट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे देश से डॉलर जाता है, बिकॉज वो रुपये लेकर जाएंगे, डॉलर परचेज करेंगे और उस डॉलर को इन्वेस्ट करेंगे। यानी जो हमारी फॉरेक्स है, फॉरेक्स रिज़र्व, वो रिड्यूस होती है। और इसका डायरेक्ट मार्केट पे इम्प्लीकेशन होता है कि डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीज। अगर इंडिया में आप डॉलर्स को परचेस कर रहे हैं रुपये दे के, इसका मतलब है कि आप डॉलर्स की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, आप डॉलर की डिमांड को बढ़ा रहे हैं। थर्ड रीजन, विड्रॉल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, अभी मैंने बोला था ये जो एफआईज़ हैं, ये जब इंडिया से अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करती हैं, ओके, तो रुपये में उनको जो उनका रिटर्न होता है, जो उनका इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट जो अपने वो स्टॉक्स या इक्विटी सेल करके या जो भी उनकी अपनी होल्डिंग्स होती हैं, उसे सेल करके वो रुपये लेते हैं, उस रुपये से डॉलर परचेज करते हैं और इंडिया से डॉलर बाहर जाता है। यानी हमारी फॉरेक्स रिड्यूस होती है और डिमांड ऑफ डॉलर बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है। और चौथा रीज़न है इम्पोर्टर्स इन इंडिया। अगर इंडिया में हम जो कुछ भी इंपोर्ट करते हैं उसकी पेमेंट हम डॉलर में करते हैं, यानी हमारा फॉरेक्स रिड्यूस होता है और हमारी डिमांड फॉर डॉलर्स इंक्रीज होती है। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ मैं इनसाइट बताता हूँ आपको। देखिए, जो सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया में डॉलर्स की सप्लाई बढ़ने की, वो दो रीज़न हैं, फॉरेन रेमिटेंस और उससे भी बड़ा रीज़न है फॉरेन इन्वेस्टर्स। जब भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है, ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है कि उनकी जो इकोनॉमी होती है वो डिमांड पे डिपेंड करती है। ओके, अगर आप डेवलप्ड कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें तो जो उनकी मार्केट डिमांड होती है, ठीक है, वो मार्केट सप्लाई के या तो इक्वल होती है या स्लाइटली लेस देन होती है, ठीक है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि हमारी मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई हमेशा मार्केट डिमांड से काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में चूँकि उनके यहाँ बेटर, मतलब उनके यहाँ स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका कैपिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस हैं, कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और अगर उस कंट्री की पॉपुलेशन कम है, ठीक है, तो डिस्पाइट ऑफ हैवी कंजम्पशन उनके यहाँ सप्लाई इतना ज़्यादा होता है कि वो या तो एग्रीगेट डिमांड के स्लाइटली इक्वल होता है या उससे ज़्यादा ही होता है। तो अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर उनका मार्केट डिमांड या एग्रीगेट डिमांड और रिड्यूस होगा तो वहाँ पे रिसेशन आ जाता है। ओके, तो रिसेशन से बचने के लिए या जब भी उनके यहाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन होती है तो वहाँ पे, जैसे यूएस में है, तो उनकी जो सेंट्रल बैंक यानी सेंट्रल बैंक जो है फेडरल रिज़र्व, वो करते क्या है कि मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा देती है। अब वो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग का, मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग वो एक टेक्निक है जिसके तहत वो फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं। मनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो जो बैंकों का इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है, ठीक है, यानी मनी सप्लाई यानी कि डिमांड को प्रमोट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी सेंट्रल बैंक के मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी रेट्स को रिड्यूस कर देगा वो। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं यूएस में, उनके लिए वहाँ पर जो प्रॉफिट यील्ड होता है, बैंक में पैसा रख के जो प्रॉफिट यील्ड होता है, चूँकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं और मनी सप्लाई बढ़ गई, तो उनके लिए जो इंटरेस्ट यील्ड इन द बैंक है वो कम हो जाता है, तो वो पैसा उठाकर इंडिया या डेवलपिंग मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब भी डेवलप्ड कंट्री क्वांटिटेटिव ईजिंग करती हैं तो वहाँ पे एफआईज़ इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं। हमारे यहाँ फॉरेक्स बढ़ता है, ओके, हमारे यहाँ सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ता है, हमारे यहाँ रुपये अप्रिसिएट करता है, हमारे लिए बहुत अच्छा सिचुएशन होता है। लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, बिकॉज मैंने कहा ना कि अगर उनका एक क्वार्टर में,
ठीक है। एक क्वार्टर का जैसे उनका ग्रोथ प्रोजेक्शन आया, ठीक है, 3 महीने का, या मान लीजिए 1 महीने का भी जब उनका इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन आया और अगर उनको लगता है कि इकॉनमी हैज़ पिक्ड अप, तो 1-2 महीने या एक क्वार्टर के बाद क्वांटिटी ईजिंग रिमूव कर लेती है सेंट्रल बैंक। यानी उसको बोलते हैं टेपरिंग ऑफ क्वांटिटी ईजिंग, यानी ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ क्वांटिटिव ईजिंग। इसका मतलब है कि अब वो अपने मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के रेट को बढ़ा देते हैं, मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देते हैं, तो उनके यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसे निकाल कर वहाँ के मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वहाँ पे पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट बिल्ड हो जाती है, बिकॉज उनके लिए वहाँ पे इंटरेस्ट यील्ड या प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसकी वजह से इंडिया में स्टॉक मार्केट क्रैश करता है, रुपी ड्रास्टिकली डेप्रिसिएट करता है और हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। एक बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आउटफ्लो साइड में कि मेजर प्रॉब्लम क्या है। तो हमारे इंडिया में जो रुपी की डेप्रिसिएशन है, ये मेनली 2 रीजन की वजह से होती है। पहला विड्रॉल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और दूसरा है इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस। इसका इम्पैक्ट समझिए। देखिए, जब भी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, ठीक है, अगर किसी कंट्री का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, ओके, या फिर कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट, इसका मतलब क्या है, आउटफ्लो ऑफ डॉलर इज़ मोर देन द इनफ्लो ऑफ डॉलर, ओके। अब आउटफ्लो ज़्यादा है, इसका मतलब है डिमांड ऑफ डॉलर इज़ मोर देन द सप्लाई, तो प्राइसेस विल गो अप, तो डॉलर के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो वो जो डोमेस्टिक करेंसी यानी रुपी है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट डेप्रिसिएट करेगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम समझिए कि आई थिंक जब से रसिया नॉट आई थिंक इट्स एग्जैक्टली जब से रसिया और यूक्रेन, देखिए जब रसिया और यूक्रेन के वॉर लाइक सिचुएशन बिल्डअप हो रहे थे, तब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर रहे थे, और जब से रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है तब से क्रूड ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल के ऊपर रहे हैं। आई थिंक अभी जो ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में, इट इज़ अराउंड $110 पर बैरल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होता है। अब इतना हाई प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल होने की वजह से हमारा जो, और हमारे इंडिया में आप ये समझिए, ये आपके अवेयरनेस के लिए मैं बता रहा हूँ कि 80% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया इज मेड बाय क्रूड ऑयल। हम अपने भारत की 80% एनर्जी रिक्वायरमेंट क्रूड ऑयल इंपोर्ट से ही सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, इट्स ए ह्यूज इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, और अगर वो इतना कॉस्टली हो जाए तो हमारा कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इज़ मच हायर देन द एक्सपोर्ट, ओके, कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट, या एक्सपोर्ट से जो इनकम आ रही है वो बहुत कम होती है एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट, ओके, जिसकी वजह से आउटफ्लो ऑफ डॉलर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डॉलर्स की डिमांड ज़्यादा होती है और फिर रुपी डेप्रिसिएट करता है। तो अभी रुपी के डेप्रिसिएशन का, ये जो पिछले 4-5 महीने से रुपी लगातार डेप्रिसिएट कर रहा है, रसिया यूक्रेन वॉर से पहले रुपी डेप्रिसिएशन का कारण था विड्रॉल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पिछले 5-6 महीने से लगातार इंडिया से विड्रॉ हो रहे हैं, ओके। अभी क्या है कि इनका डबल इफ़ेक्ट हो रहा है। रसिया यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुआ है तब से क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रुपी तो बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएट किया, प्लस यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से वहाँ की सेंट्रल बैंक ने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो जब यूएस में इंटरेस्ट रेट फेडरल रिज़र्व, उनके सेंट्रल बैंक ने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो जो एफआईज वहाँ पे हैं उनके लिए वहाँ पे इंटरेस्ट यील्ड या प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज्ड, तो वो हमारे देश से पैसा निकाल कर अपने देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ उनके यहाँ इंटरेस्ट रेट्स आर करेंटली हाई, बिकॉज उनका फेडरल रिजर्व बैंक अपने इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स के रेट बढ़ा दिए हैं। तो एक तो विड्रॉल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्लस क्रूड ऑयल प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली वेरी हाई, ठीक है, पिछले 4-5 महीने से। अब अगर मानिए कि ये जियो पोलिटिकल सिनेरियो इसी तरह से इंटेंसिफाई होता रहा, अगर रसिया यूक्रेन वॉर और इंटेंसिफाइड होता है, और अगर ये सिचुएशन फर्दर बनी रहती है, कंटिन्यूड रहती है, तो रुपी इज़ गोइंग टू डेप्रिसिएट वेरी मच, ओके, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी विड्रॉ होंगे।
सो सिचुएशन आर गोइंग टू वर्सन। और अभी जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ तो करेंटली जो रुपी डॉलर ट्रेड हो रहा है, $1 इज इक्वल टू करेंटली 79 रुपये 5 पैसे, यानी 79.05, मतलब $1 79 रुपये 5 पैसे के बराबर अभी ट्रेड हो रहा है। ओके, और अभी ये डेप्रिसिएशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आरबीआई इंटरवीन करेगी, यानी कि आरबीआई अपने फॉरेक्स रिज़र्व से डॉलर को इन्फ्यूज करेगी मार्केट में। और अगर आरबीआई डॉलर्स को मार्केट में इन्फ्यूज करती है टू इंक्रीज़ द सप्लाई ऑफ डॉलर, ओके, तो इससे क्या होगा कि सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस विल कम डाउन। क्योंकि अगर अभी 79 प्लस पे ट्रेड कर रहा है डॉलर, अगर अभी आरबीआई डॉलर्स को इन्फ्यूज नहीं करती है तो इट मे लीड टू रनवे डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन अब बहुत तेज़ी से होगा, बिकॉज एक लिमिट के बाद कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट आर वेरी हाई एंड मार्केट सेंटिमेंट्स आर सो पुअर कि विड्रॉल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल कंटिन्यूड। यहाँ पे एक बात और मैं मिस कर रहा था, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब भी रुपये डेप्रिसिएट करता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और रफ्तार से विड्रॉ होते हैं, बिकॉज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनके लिए जो प्रॉफिट मार्जिन है या प्रॉफिट प्रॉस्पेक्ट है वो और रिड्यूस हो जाता है। कैसे, समझिए। मान लीजिए उन्होंने अपने इक्विटी या शेयर्स को सेल किया, ओके, सेल करने से उन्हें जो पैसा मिलता जब वो जाकर बैंक से एक्सचेंज करते हैं तो पहले उनको 75 रुपीज़ पे $1 मिलता, ओके, या मान लीजिए 72 पे $1 मिलता, अब उन्हें 80 रुपीज़ पे $1 मिलेगा। तो उनके लिए तो नुकसान है, उनकी प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 72 पे $1 मिल रहा था अब वहीं 80 रुपीज़ पे $1 मिलेगा, तो उनके लिए जो प्रॉफिट प्रॉस्पेक्ट होती है वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। सो ऑल दीज रीजन्स वर्क इन ए वेरी कॉमुलेटिव इफेक्ट और ये फर्दर डेप्रिसिएशंस को कॉज करते हैं। इसीलिए अभी रुपये इतना डेप्रिसिएट हो गया है कि जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, मैं आउटलुक में आर्टिकल पढ़ रहा था, देन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इन द कंट्री, उनका ओपिनियन यही है कि आरबीआई विल सर्टेनली इंटरवीन बिकॉज अदरवाइज रुपये विल डेप्रिसिएट टू मच and the repercussions will be very disastrous. Let's go ahead. Okay, तो मार्केट, अब मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बोला था कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मार्केट फोर्सेस या डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे रुपये डेप्रिसिएट या अप्रिसिएट होती है। तो देखिए, पहला वाला जो आपको स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा ग्राफ, वो है रुपये डेप्रिसिएशन का। तो जो वाई एक्सिस पे मैंने लिया है वो है प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी, ओके, और हमने एक्स एक्सिस पे लिया है क्वांटिटी ऑफ डॉलर। थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है बिकॉज इस ग्राफ को मैंने पेंट पे क्रिएट किया है, ओके, बिकॉज अगर मैं गूगल से कोई ग्राफ लेके कॉपी पेस्ट करता तो कॉपीराइट इशू हो जाता। To avoid the copyright issue, I have to make my own demand and supply curve. For that, I have to write these things. तो थोड़ी सी राइटिंग पुअर है, ओके। सो वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी, एक्स एक्सिस पे डॉलर। अभी देखिए, जो आपको S1 कर्व और D1 कर्व जो दिख रहा है, S1 और D1 प्रीवियस स्टेट हैं, ओके। S1 इज़ द प्रीवियस सप्लाई, ओके, D1 इज़ द प्रीवियस सप्लाई। सो S1 और D1 जो हैं वो प्रीवियस या ओरिजिनल कंडीशन है। तो S1 और D1 यानी सप्लाई जब S1 थी और डिमांड ऑफ डॉलर जब D1 थी, उस वक्त जो $1 की प्राइस थी वो P1 रुपये के बराबर थी, यानी $1 इज इक्वल टू P1 रुपये। अगर इस P1 को मैं 72 मान लूँ तो $1 की कीमत 72 रुपीज़ थी जब डॉलर की सप्लाई S1 थी और डॉलर की मार्केट डिमांड D1 थी। अब देखिए, अगर डिमांड ऑफ डॉलर हैज़ बीन इंक्रीज्ड, क्यों? बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और वो क्यों होता है, किन किन सिचुएशंस में होता है, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो अगर विड्रॉल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है या कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल इज़ वेरी हाई, तो जाहिर सी बात है कि हमारा डॉलर का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीज हो जाता है, या डिमांड ऑफ डॉलर इज़ मच मोर देन सप्लाई। तो अब डिमांड ऑफ डॉलर D1 से इंक्रीज होकर D2 हो गया।
अब D2 कर्व जो है वो सप्लाई ऑफ डॉलर जो ओरिजिनली सप्लाई था उसको कट करेगा P2 प्राइस पे, यानी कि जो डॉलर $1 पहले P1 प्राइस पे मिल रही थी, अब डिमांड D2 होने की वजह से वो $1 P2 प्राइस पे मिलेगा। ओके, इसी को बोलते हैं रुपये का डेप्रिसिएशन, या आप इसको और शुद्ध भाषा में बोलेंगे तो रुपये का डिग्रेडेशन हो गया, यानी रुपये का डाउनफॉल हो गया, या फिर आप कह लीजिए कि रुपये की जो वर्थ है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है, या रुपये की सिचुएशन जो है वो पुअर हो गया, यानी कि $1 ख़रीदने के लिए अब आपको ज़्यादा रुपये खर्च करना पड़ रहा है, यानी रुपया की जो कीमत है वो कम हो गई। अब रुपये एप्रिसिएट किस सिचुएशन में करता है? अब रुपये को एप्रिसिएट करने के लिए आरबीआई को हमेशा इंटरवेंशन करना पड़ता है। ओके, रुपये दो केस में एप्रिसिएट करेगी। पहला, अगर फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ता है तो उसका रेपोकर्सन होता है कि सप्लाई ऑफ डॉलर्स भी बढ़ता है, और फॉरेक्स रिज़र्व मेनली फॉरेन रेमिटेंसेस और क्वांटिटेटिव ईजिंग की वजह से बढ़ते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रुपये एप्रिसिएट करता है। लेकिन क्वांटिटेटिव ईजिंग की वजह से जो रुपये का एप्रिसिएशन है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जब उसकी टेपरिंग होती है तो फिर रुपये डेप्रिसिएट भी करता है। तो जो एक्चुअल एप्रिसिएशन ऑफ रुपये है वो आरबीआई अपने इंटरवेंशन से करता है। सो वेन एवर आरबीआई इन्फ्यूज द डॉलर इन द मार्केट, यानी कि डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अब देखिए इस कर्व में ओरिजिनली जो मार्केट जिस कंडीशन में ऑपरेट कर रहा था वो था D1 इज़ द डिमांड ऑफ डॉलर इन मार्केट, S1 इज़ द सप्लाई ऑफ डॉलर, सॉरी। सो D1 डिमांड और S1 सप्लाई पे जो प्राइस ऑफ $1 था वो P1 रुपये था। लेकिन अगर आरबीआई ने अगर रुपये को एप्रिसिएट करना है, यानी रुपये $1 इज इक्वल टू लेस अमाउंट ऑफ रुपये, यानी रुपये की अगर वर्थ को बढ़ाना है तो आरबीआई मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगी। अब अगर डॉलर की सप्लाई S1 से S2 हो जाएगी तो वो D1 कर्व को P2 पे कट करेगा, यानी अब $1 के प्राइस P2 रुपीज़ हो जाएगी, यानी रुपये की वर्थ या वैल्यू या रुपये की जो स्टेचर है वो इंक्रीज हो गया, यानी रुपये की सिचुएशन इम्प्रूव हो गई। अब आप देखिए कि अब आप समझिए कि आरबीआई के भी अपने डिलेमा और चैलेंजेस होते हैं। ओके, अभी इंडिया में करेंटली जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो एट प्रेजेंट $593 बिलियन है, अप्रॉक्सीमेटली $593 बिलियन। ओके, जिसमें से अराउंड $530 बिलियन जो है वो करेंसी के फॉर्म में है, हार्ड करेंसी। अब ये हार्ड करेंसी देखिए 3 हार्ड करेंसी हैं, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो। ओके, पर मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेक्स इज़ इन डॉलर। ओके, तो अगर मैं मान के चलूँ कि आरबीआई के पास $530 बिलियन टोटल फॉरेक्स इज़ $593 बिलियन। आउट ऑफ दैट अराउंड $40 बिलियन गोल्ड में है, बाकी रिज़र्व राइट्स में है, और बाकी कुछ आईएमएफ के साथ इनकी अपनी रिज़र्व राइट्स हैं, और बाकी जो इनके पास इन फॉर्म ऑफ करेंसी जो है डिपॉजिट वो है $530 बिलियन। अब देखिए अगर आरबीआई फॉरेक्स को इन्फ्यूज करती है, यानी कि डॉलर्स को मार्केट में इन्फ्यूज करके सप्लाई बढ़ाती है, तो हम आरबीआई की प्रॉब्लम ये है कि जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो घटता है। ओके, और फॉरेक्स रिज़र्व का घटना इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, बिकॉज वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ में जो हमारी से है, जो हमारी वोटिंग की जो स्ट्रेंथ है, वो हमारे वर्ल्ड ट्रेड में जो हमारा शेयर है या जो हमारी जीडीपी है, ये तो मायने रखता है, साथ ही साथ हमारा फॉरेक्स रिज़र्व भी बहुत मायने रखता है। इवन कोई इकोनॉमी कितना रोबस्ट है उसके लिए उसका फॉरेक्स रिज़र्व बहुत मायने रखता है। इवन हमें फॉरेक्स रिज़र्व चाहिए होता है इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, करेंटली क्रूड ऑयल इंपोर्ट या जितनी भी तरह के इंपोर्ट्स हैं, अगर मान लीजिए किसी कंट्री की अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन क्रैश करती है, तो अगर उसके पास फॉरेक्स है तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्रैश करे इस बात की बहुत कम चांसेस हैं, बिकॉज वो उस फॉरेक्स रिज़र्व से
अपने लिए वो सारी कमोडिटी सर्विसेज खरीद सकते हैं, अपने यहाँ डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट फॉरेक्स। इवन वो अपने करेंसी को डेप्रिसिएट करने से बचा सकते हैं। ओके, और मान लीजिए कि कल की डेट में जियो पॉलिटिकल सिनेरियो और ख़राब हो जाती है, अगर रसिया यूक्रेन वॉर और इंटेंसिफाई होता है या ये ग्लोबल वॉर या वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होता है, उस वक्त गॉड नोस की प्राइस लेवल क्या होगा क्रूड ऑयल की, या फिर सप्लाई चेन कैसा होगा। उस वक्त हमारा फॉरेक्स रिज़र्व बहुत रफ्तार से रिड्यूस करेगा। तो और फिर फॉरेक्स रिज़र्व हमें चाहिए होता है एक्सटर्नल डेट के ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए, जो हमने वर्ल्ड बैंक, IMF से या हमने किसी कंट्री से बारो किए हैं, तो हमें उनको पेमेंट भी करना होता है। सो फॉर ऑल मीन्स फॉरेक्स रिज़र्व आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर कंट्री फॉरेक्स रिज़र्व को बढ़ाने का प्रयास करती है। तो RBI के सामने भी यही चैलेंज होता है कि अगर वो फॉरेक्स को इन्फ्यूज करते हैं मार्केट में टू इंक्रीज़ द सप्लाई ऑफ डॉलर, तो जो उनकी सबसे बड़ी चैलेंज या डिलेमा होती है इज़ टू हाउ मच कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द फॉरेक्स रिज़र्व। और साथ ही साथ उन्हें ये भी ध्यान में रखना होता है कि फ्यूचर में क्या सिचुएशंस बिल्डअप हो सकते हैं, फ्यूचर में इस फॉरेक्स की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन फिर भी RBI की अपनी एक सेट नॉर्म्स प्रैक्टिस है, उनकी अपनी एक कैलकुलेशन है, यानी कि रुपये अगर एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा डेप्रिसिएट करती है तो वो हमेशा डॉलर को इन्फ्यूज करके रुपये के डेप्रिसिएशन को रोकते हैं, यानी उसकी सप्लाई बढ़ाकर रुपये को एप्रिसिएट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आई थिंक आई हैड कवर्ड एवरीथिंग, नथिंग इज़ लेफ्ट। थैंक यू सो मच।